साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाला वर्ष आपके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए सफलता का श्रेय बने। और हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज से हमारा न्यू मॉडल स्टार्ट होने वाला है जीएस का पोर्शन। और जीएस में हमारे एक सर हैं और बहुत उच्च कोटि के विद्वान भी हैं, और डॉक्टर प्रदीप आनंद मेरे प्यारे साथियों सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे। सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे, बस वादा सरकारी नौकरी का। तो इसलिए अब हिस्ट्री का टॉपिक आज से बिल्कुल कंटिन्यू पर डे आपकी क्लास होती रहेगी और पर डे आपकी क्लास मिलती रहेगी साथियों, बशर्ते इस चैनल को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें, इतनी मदद करें मेरे प्यारे साथियों। अब मैं अपने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर प्रदीप आनंद जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं और हमारे बच्चों के बारे में 2 शब्द कहें और उस क्लास को आगे बढ़ाएं। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी एमबीडी में। मैं डॉक्टर प्रदीप आनंद आज से आपकी कुछ सिलेबस को लेकर, तैयारी को लेकर आप इतनी मेहनत करो कि जितना हम करते हैं उससे कई गुना आप अपने साथ लगा दो। और इस बार वादा है कि आपको नौकरी दिलाने में हम पूरी मदद करेंगे। हमसे जितना प्रयास होगा वो हम अपना 100% नहीं 200% आपको देंगे, ये हमारा वादा है। बस आप लगे रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, अपने आप को निराश न करें। मोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद अपने आप में एक मोटिवेशन है आपको देख अपने आप में, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बड़े मोटिवेशन की जरूरत है, आप खुद एक मोटिवेशनल हैं और मेहनत करते रहें। सिलेक्शन जरूर होता है, जो सिलेक्शन बंदे ले चुके हैं पहले, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से पढ़ के आए हैं, वो भी इन्हीं किताबों से, इन्हीं चैनल से पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम आज से। मेरे प्यारे बच्चों, बस आपसे हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट और निवेदन है कि इस क्लास को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और हमारे सर का और हमारा भी गौरव और सम्मान जरूर करें। एक दूसरे भाई को चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। कंटिन्यू क्लास जी। देखिए साथियों, आज हम अपना टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री का, इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास के जनक कौन थे। तो हमारे इतिहास के वर्ल्ड लेवल पे जो जनक थे, हेरोडोटस थे, ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास, ठीक है। बाकी इतिहास का मतलब मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है। कोई भी वह दिनचर्या में बीती हुई घटना, जैसे सपोज करो कि आज कोई घटना हुई, वो बीत गई, तो वो भी अपने आप में एक इतिहास है। तो बीती हुई घटनाओं का प्रकाश डालेंगे हम। कहने का मतलब ये जो हमारे, जैसे मान के चलिए भारत का इतिहास है हमारा, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। प्रथम है हमारा प्राचीन इतिहास, दूसरा है हमारा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है हमारा आधुनिक इतिहास। तो ये भी इसी तरह से जैसे आज दिनचर्या हमारी चल रही है, तो वैसे ही बीती हुई घटनाओं का ये भी इतिहास बन गई। आगे देखते हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। यहां पे देखिए आप, पहले हैं प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं क्या होती हैं? पूर्वजों ने हमारे जो भी इतिहास में रही हैं, प्राचीन सभ्यताएं का मतलब जैसे रहन सहन रहा होगा इनका, जो भी रहा होगा पुराने जमाने में, तो वो उनकी सभ्यताएं बन गई, ठीक है। अगला है हमारा प्राचीन धर्म। प्राचीन धर्म, जो भी धर्म थे हमारे भारत के अंदर, हम उनकी बात करेंगे अभी। उसके बाद में बात करेंगे हम प्राचीन धर्म ग्रंथ। हमारे जितने भी धर्म थे भारत के अंदर, उसमें क्या क्या धर्म ग्रंथ थे वो हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे चल के, ठीक है। उसके बाद में हमारा हुआ विदेशियों का आगमन। विदेशी हमारे कौन कौन आए, किस समय पर आए, वो सारी डिटेल्स में आगे बात करेंगे। अगला है हमारा, शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन राजा महाराजा रहे हैं वो भी आपको हम आगे डिटेल में बताएंगे। उससे आगे चलेंगे मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत में जितने भी राजा बादशाह हुए हैं उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। आगे चलिए, आगे आता हमारा मराठा साम्राज्य, ठीक है। मराठाओं में जो भी हमारे राजा महाराजा उनके बारे में आगे विशेष में बात करेंगे। उससे आगे आता है यूरोपियों का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में जब आई थी उसके बारे में चर्चा में बात करेंगे। अगला आता है 1857 की क्रांति, ठीक है। इसके बारे में तो खैर आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो हम
बताने का प्रयास करेंगे इसको डिटेल में। इससे आगे चलते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका जब उदय हुआ था उसके बारे में थोड़ा चर्चा में बात करेंगे। अगला आता है भारत के गवर्नर एवं वायसराय। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे। इससे आगे आता है विश्व का इतिहास। सबसे अंत में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो यहां तक ये हुआ भारत का इतिहास। अब छोटा सा इसमें एक हिस्सा है भारत का, थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत के इतिहास में शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या हुआ था। पहले थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत है क्या हमारा। ठीक है, तो इधर चलते हैं। तो भारत का इतिहास देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भारत का नाम भारत कबीले के नाम पर पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन जो ईरानी थे इसे सिंधु के नाम से भी जानते थे। मतलब इन्होंने एक शब्द दिया था, प्राचीन जो ईरानी थे, भारत एक शब्द दे दिया कि सिंधु, जैसे अभी भारत है हमारे देश का नाम, तो एक नाम दिया था इन्होंने कि सिंधु नाम दिया, कि कहने लगे कि सिंधु है ये, तो उसी के नाम पर रख दिया सिंधु। आगे जाके थोड़ा सुधार और हुआ इसमें, तो कुछ लोग आए अरब वगैरह के, तो उन्होंने भी एक अपना नाम दिया। जैसे अरब के लोगों ने क्या कहा, हिंद। हिंद क्या क्या बुलाते थे। आगे चल के थोड़ा सा और विकसित हुआ हमारा देश, तो आगे जाके इसका नाम मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? मध्यकाल में। ठीक है, अगला देखते हैं। एक शब्द दिया था, जो ये हिंद शब्द है, हिंद शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी हमारी फारसी भाषा से हुई थी। किससे हुई थी? फारसी भाषा से। अगला देखिए, एक शब्द आता इंडिया। आपने सुना होगा, जैसे अंग्रेजी का एक शब्द दिया हुआ इंडिया, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए कि ये शब्द जो दिया वो दिया किसने। ठीक है, जब हमारे देश में अंग्रेज वगैरह आए थे, ठीक है, जिस दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ था आने का अंग्रेजों का, तो शुरुआत में इन्होंने एक शब्द दिया था हमारे भारत में आने के बाद में, इंडिया। ठीक है, जब से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया। साथ में एक नाम हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक नाम और दिया था इन्होंने, बीच में बताया था हमने, हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? हमारा अरब ने। अरब के जो लोग आए थे हमारे देश में, उन्होंने शब्द दिया था हिंदुस्तान। ठीक है, आगे देखते हैं इससे, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्रथम शब्द है ताम्रयुगीन। ठीक है, अगला शब्द है कांस्ययुगीन। इससे अगला शब्द एक और आता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ताम्रयुगीन इसको क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हमें समझना है, ताम्रयुगीन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें तांबे का प्रयोग प्रथम बार हुआ था। ठीक है, अगला कांस्ययुगीन, कांसे का प्रयोग हुआ था, तभी इसको कांस्ययुगीन बोला जाता है। ठीक है, इससे अगला आता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसी का एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं, इसकी खोज जो की थी दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो ये की थी 1921 में। एक शब्द यहाँ याद रखना है, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाती है कि नहीं याद आता कि इसके खोजकर्ता कौन है। एक क्लिप बना लेंगे हम, इसको इंटरकनेक्ट करेंगे आपस में। जैसे ये है खोजकर्ता दयाराम साहनी। ठीक है, अब आगे एक शब्द आता है नदी। नदी के बारे में पूछा जाता है अक्सर कि हड़प्पा सभ्यता में नदी कौन सी थी, तो यहां से एक क्लिप जोड़ेंगे हम, यहां से हद। क्या बोलेंगे? हद। एक शब्द सुना होगा आपने, हद कर दिया आपने, तो हम वहां से सुन लेंगे, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा कि कोई गाने को अगर इंटरकनेक्ट करते हैं ना तो वहां से जल्दी याद हो जाता है। यहाँ पे एक शब्द है हद। हा से मतलब हड़प्पा सभ्यता और दा से मतलब दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन हुए? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता
दयाराम साहनी। ठीक है, और यहाँ पे नदी, इसकी कोई क्लिप बना लेना अपनी, जैसे नदी है रावी नदी। ठीक है, अगला शब्द आता है यहाँ पे स्थिति, जानते हैं इसकी कि स्थिति है कहाँ, हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता की जो स्थिति है, मांडगोमरी एक जिला पड़ता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी कहा एक छोटा सा प्रांत है, प्रांत का मतलब एक राज्य जिसको बोलते हैं, पहले क्या होता था, प्रांत बोलते थे इसको, राज्य को। आज की डेट में तो राज्य ही बोलते हैं सभी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पंजाब प्रांत था पाकिस्तान के अंदर, एक जिला था मांडगोमरी, जहां पे इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति बताई जाती है। ठीक है, जो खोजकर्ता ने खोज की थी यहाँ पे हुई थी, कहां पे, मांडगोमरी जिला पाकिस्तान। ठीक है, अगला इसका कार्यकाल देखते हैं हम। कार्यकाल इसका रहता है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी एक विशेषता थी, क्या विशेषता थी, ये नगर योजना थी। नगर योजना का मतलब शहरी योजना थी। ठीक है, यहाँ पे जो घर बने होते थे शहर की तरह होते थे, जैसे आज घनी आबादी में होती है, तो यहाँ पे भी लोग जो है घनी आबादी में रहते थे। इससे आगे चलते हैं। विश्व की ये सबसे बड़ी सभ्यता थी। क्या थी, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता। अगला, सिंधु सभ्यता का मुख्य जो पेशा था, क्या था, इनका मुख्य पेशा था कृषि करना। ठीक है, उस दौर में कोई इतना व्यापार वगैरह तो होता नहीं था, इतने परिपूर्ण नहीं थे लोग, शुरुआत में विकसित होना शुरू कर रहे थे अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सिंधु सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था, कृषि। अगला चलते हैं। प्रथम जो यहाँ पे अनाज पाया गया, या सबसे पहले जो इन्होंने अनाज उगाया वो चावल के रूप में उगाया। अगला, प्रथम जो इन्होंने फसल की थी, देखिए यहाँ पे एक अंतर है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर बता दूंगा। प्रथम अनाज और यह है प्रथम फसल। तो प्रथम अनाज का मतलब जो खाने वाली चीज होती है, जैसे मान के चलिए चावल है, गेहूं है, ये तो हमारे अनाज में आते हैं ना, मोटे अनाज में। तो आगे देखिए, ये जो फसल है, फसल का मतलब जो खाने योग्य तो होती नहीं। ठीक है, जो से आप जानते हो कि छोटे छोटे मटेरियल बनते हैं, जैसे कि बियर वगैरह होती है, तो हमारी काय से बनती है, जौ से। तो वो क्या है, ये प्रथम फसल थी हमारी। ठीक है, अगला, कृषि के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं हमें, कहां पे मिले थे हमें देखने, ये मिले थे मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ हमारा कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान, इसकी स्थिति कहां है, पाकिस्तान में। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सभी को। आगे देखिएगा, मानव के विकास की प्रथम अवस्था जो थी वो क्या कहलाती थी। यहां पे एक शब्द है आंखें तक। क्या शब्द है, आंखें तक। तो आंखें तक का मतलब ये होता था, ये जो लोग होते थे, आंखें तक जो होते थे, कह सकते हैं कि शिकारी के रूप में जाने जाते थे। आंखें तक जो शब्द दिया है यहाँ पे, क्या इसका मतलब है शिकारी, जो क्या करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे। ठीक है, एक दूसरे को लड़वाते थे, मतलब जो पशु वगैरह होते हैं उनको एक दूसरे में लड़वाते थे और एंजॉय करते थे। ये इनका मनोरंजन का साधन होता था उस दौर में। ठीक है, तो आखिर तक क्या होता था, ये शिकारी कहलाते थे। और इनके जो औजार वगैरह होते थे, लकड़ी के होते थे, पत्थर के होते थे और हड्डियों वगैरह के बने होते थे। ठीक है, आगे देखिए, इस काल की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो क्या थी। इस काल की सबसे बड़ी इमारत धान्य कोठार। धान्य कोठार का मतलब यह है कि जैसे धान की बहुत बड़ी कोठरी वगैरह बना दी हो, या मान के लो कोई महल टाइप का बना दी हो, या स्टोर रूम कह सकते हैं, तो गोदाम वगैरह बना देते हैं ना हम लोग आज के दौर में, उसी तरह का ये होता था धान्य कोठार। तो यहाँ की सबसे बड़ी इमारत क्या देखने को हमें मिलती थी, धान्य कोठार। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, यहाँ पे पहली बार पशुपालन के साक्ष्य देखने मिले। ठीक है, प्रथम बार पशुपालन के साक्ष्य देखने मिले थे। कहां मिले थे, एक बागोर है स्थान जो है, कहां पे है, भीलवाड़ा जिले में है, राजस्थान में। ठीक है, भीलवाड़ा जिला राजस्थान। ठीक है, आगे चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, किस तरह का आकार था, एक आकार दिया, जैसे मैप होता है ना, मैप पे आकार दे देते हैं, किसी स्टेट का आकार दे दिया, या मान के चलो ऐसे ही ये सभ्यता थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका क्या आकार था, त्रिभुज आकार। ठीक है, कैसा, त्रिभुज आकार था। अगला,
हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई? नगर का मतलब जैसे शहरी होते हैं ना, शहर टाइप के होते हैं, इस तरह से। तो 6 ऐसी स्थल थे जिनको नगर की संज्ञा दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु क्या थी? तो मानव द्वारा प्रथम जो प्रयुक्त धातु थी वो थी तांबा। तांबे का क्या करते थे? अपने हथियार वगैरह बनाते थे, किसी चीज को जैसे शिकार वगैरह करते थे तो ऐसी नुकीली चीजें बनाते थे तांबे से, तो उस चीज में प्रयोग करते थे ये क्या? तांबा। अगला देखिए, इनके जो औजार बने होते थे, जो शुरुआती दौर रहा था इनका, तो उस दौर में औजार जो इनके बने रहे थे वो थे क्वार्ट्ज पत्थर के। किस चीज के? क्वार्ट्ज पत्थर के। अगला देखिए, यहां पे पूजा जो की जाती थी, पूजा की जाती थी, पशुपति शिव थे, नाग थे, पीपल का वृक्ष था और अग्नि पूजा, क्योंकि अग्नि का आविष्कार भी इसी समय पर हुआ था, तो अग्नि की पूजा यहां पे करते थे। आगे देखिए, व्यापार की जो इनकी नीति रहती थी, जो बिजनेस करते थे उस दौर में, तो ये करते थे वस्तु विनिमय द्वारा। ठीक है, कैसे करते थे? वस्तु विनिमय द्वारा। तो वस्तु विनिमय क्या होता है? जैसे मान के चलो एक चीज देने के बाद में दूसरी चीज प्राप्त कर लेना। जैसे मान के चलिए कि उस दौर में क्या होता था, पशु पक्षी वगैरह होते थे, तो पशु पक्षी को अपना दान में दिया, उसी के बदले अपना अनाज वगैरह ले लिया। तो इस तरह से हमारा क्या होता था, ये वस्तु विनिमय करते थे उस समय पे लोग जो व्यापार करते थे। आगे इसमें जो माप की प्रणाली थी, माप की प्रणाली इस फॉर्म में होती थी, 1 2 4 8 16 32, यानी दुगने के रूप में होती थी। ठीक है, जैसे ये देखा ना, 1 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 का 32, इस गुने में ये इनकी माप प्रणाली होती है। जो बाट वगैरह होते थे इनके इस फॉर्म में होते थे। किस फॉर्म में? दुगने के फॉर्म में। अगला यहां पे देखते हैं, ईंट का जो आकार होता था इसमें 4:2:1 के रेशो में होता था। अगला यहां पे एक चीज और पाई गई, क्या? विशाल अन्नागार। अन्नागार का मतलब समझो, बहुत बड़े अन्न के स्टोरेज, जो स्टोर फॉर्म होती है ना, वो देखने को मिलते थे यहाँ पे। कहां पे? हड़प्पा सभ्यता में। किसमें? हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता में। अगला देखिए, यहाँ पे कब्रिस्तान भी पाए गए। जो खोजकर्ता है हमारे, उन्होंने यहाँ पे जो खोज की, यहाँ पे एक कब्रिस्तान थे, उसका नाम दिया गया R37, मतलब लिखा होगा उसमें तो इस टाइप के होते थे, R37 टाइप के कब्रिस्तान। अगला यहां पे पूछा जाता है कि लिपि क्या होती है? तो इसकी लिपि थी भावात्मक चित्रलिपि। भावात्मक चित्रलिपि एक शब्द आया आपके लिए, बहुत कठिन सा लग रहा हो कि भावात्मक चित्रलिपि, मैं बता दूं कैसा होता है। जैसे कोई चित्र है, मान के चलिए मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूं, उस दौर की लिपि जो थी पढ़ी नहीं गई। जो चित्रलिपि होती थी उस समय पे, तो वो चित्रलिपि किसी से भी आज तक पढ़ी नहीं गई, बस उसका एक भाव प्रकट किया गया, एक चित्र से भाव प्रकट किया। जैसे मान के चलिए कोई आपका चित्रकार है, मान के चलिए मुझे रोना आ रहा है, तो मैं अपना भाव कैसे प्रकट करूंगा? ये चित्रकार कैसे प्रकट करेगा? तो चित्रकार क्या करेगा? एक चित्र बनाएगा, उसकी आंख से आंसू टपकाएगा, वो उसके क्या हो गए? भाव। तो यही चीज है यहाँ पे भावात्मक चित्रलिपि, चित्र को देख के उसका भाव प्रकट करना। इस तरह से इन्होंने इसको थोड़ा थोड़ा करके समझा चीजों को, लेकिन अभी तक इसकी जो लिपि है वो किसी से पढ़ी नहीं गई। वहां पर चित्रलिपि होती थी, चित्र के रूप में थी, जो आज तक किसी से पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप चीजों को जो है रूटीन में बना के रखें, रेगुलर अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसा नहीं कि 4 दिन में तैयारी हो जाएगी, या मान के चलो कि मैं आज ही इतनी पढ़ लूं कि 24 घंटे में पढ़ूं तो मैं आज ही एग्जाम क्रैक करूं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मकान को बनाने के लिए नींव रखना जरूरी है, धीरे धीरे नींव रखेगी, धीरे धीरे ईंट एक के ऊपर एक ईंट जब रखी जाएगी तो एक मकान तैयार होगा। इसी तरह से हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि सभी चीजों को बिटोर के चले कि मान के चलो ये भी डाटा पढ़ लो, वो भी डाटा पढ़ लो, नहीं। हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें टॉप नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है और हमको सरकारी नौकरी लेनी है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रख के चलिए, हमें सिर्फ जो हमारे एग्जाम के लायक चीजें हैं, सिर्फ उनको सिलेक्टिव चीजों को पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं, आप पढ़ते रहो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन हमें चीजों को पढ़ना क्या है, तो वो चीजें फेस हम भी कर चुके हैं, हम भी सिलेक्शन ले चुके हैं अपना, कई जगह मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि चीजें वो पढ़ो जो हमें एग्जाम में पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, उस चीज को समझना है हमें। ठीक है, तो आगे बीच बीच में हम इस चीज के बारे में चर्चा करते रहेंगे, क्लास के बीच में या क्लास के अंत में। ठीक है,
तो आज के सेशन में यहीं तक रखूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारिए, जितने भी एग्जाम हुए हो वो सब इन्हीं किताबों से आने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आने हैं। तो आप अपने आप को बनाए रखें, बस जितना भी होगा हम आपको अपना 100 नहीं 200% आपको देंगे और आपका सिलेक्शन करवा के मानेंगे, हमारी ये जिद है। ठीक है साथियों, तो अपना ध्यान रखें, बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान करें। ठीक है।